बिल्कुल जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, सीएम साहब तक पोस्ट के ऊपर बैठे थे आलती पालती लगा के, उस टाइम पे बड़े हाई प्रोफाइल प्रिजनर जो है जेल में थे, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है पूरी फैसिलिटीज इनको दी हुई हैं, पूरा सिस्टम जो है उनके जाके पैरों को हाथ लगाता है। मैंने खुद देखा था डीजी आईजी उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। मैं भी सपने में नहीं सोच सकता था कि किसी प्रिजनर को मिलेगी वो भी चीज इनके पास जा रही है। जैसे समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। डब्ल्यू जो भी उस टाइम पे डीजी थे, जो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर भी बने, कमिश्नर भी बने, मुझे कहा ऑफिस में आपने ठीक नहीं किया उनके पास जाके। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, रेड भी नहीं पड़ी? कोई रेड नहीं पड़ी। हुआ ये कि मुझे एक चार्जशीट मिल गई। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि सुनील गुप्ता जी, आपने जो इनकी दोस्ती करवाई है ना, वो काम आ रही है। ओ, पीछे से गेम हो गया। जो जेल का वार्डन था वो छोटे बच्चों को सोडोमी के लिए इन्फ्लुएंशियल या पॉलिटिकल प्रिजनर्स के पास सोडोमी के लिए भेजता था। जो यूथफुल ऑफेंडर है में सोडोमी 80% तक है। ये चीजें हैं जिसने कि हमारे समाज को खोखला किया हुआ है। तिहाड़ के पकोड़े बड़े मशहूर होते हैं। अच्छा। स्विगी से डिलीवर होते हैं क्या? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपकी बुक दिखा देता हूँ मैं, ब्लैक वारंट। इस पे एक बहुत बढ़िया सीरीज़ भी बन चुकी है और मुझे बहुत पसंद आई। बट और उसके बाद फिर मैंने आपकी बुक भी पढ़ी, उसके बाद आपके सारे इंटरव्यूज़ भी देखे। तो ऐसा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो चीज़ें इस बुक में लिखी हैं आपने, वो कवर हो चुकी हैं या फिर जो एपिसोड में हैं वो आ चुके हैं। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप भी बोर हो गए होगे। तो मैं मतलब थोड़ी सी फेमिलियरिटी से पूछना चाहता हूँ, ये शुरू करना चाहता हूँ कि जैसे आपकी जब आप गए तिहाड़ जेल में 1981, 1981 से 2016 तक आप तिहाड़ में रहे। इस पीरियड में देश भी बहुत बदला है। तो एक क्राइम के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रोफाइलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 1981 और 2016 में जिस तरीके के क्रिमिनल्स आते थे जेल में, उनका प्रोफाइल में क्या चेंज देखते हो आप? अगर हम 1981 का प्रोफाइल देखते हैं, तब भी मर्डर वाले कैदी या मर्डर वाले अंडर ट्रायल सबसे ज़्यादा होते थे। तो आज की केस में भी मर्डर वाले जो कैदी या मर्डर वाले अंडर ट्रायल सभी ऑफेंस में सबसे ज़्यादा है। पर जो चेंज हुआ है उसमें ये चेंज हुआ है कि 1981 में मर्डर इस बात पे भी हो जाता था कि कोई किसी की बहन को छेड़ रहा है, उसने मर्डर कर दिया, या किसी ने कोई मर्डर कर उसकी इंटेंशन तो मर्डर करने की नहीं थी, पर उसने चाकू वगैरह निकाले और चाकू उसको ऐसी जगह पे मार दिया, उसकी इंटेंशन थी खाली उसको कि डराने की, पर उसने गैर इरादतन वो हत्या हो गई। तब ऐसे काफ़ी होते थे। अब 2016 में यहाँ पे जो चीज़ हो रही है रुपए पैसे पे हो रही है। अच्छा। वो एक कैरेक्टर डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो इस टाइम बहुत है। कैरेक्टर डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है कि आप देखो कि उस टाइम पे 81 की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे यहाँ पे दिल्ली में एक या दो गैंग होते थे या 3 गैंग होते थे। आज 2016 में जब मैं रिटायर हूँ 30 गैंग होंगे दिल्ली में। सभी गैंग जो है पैसे के ऊपर और एक अपमैनशिप के ऊपर है। हर एक गैंग किसी न किसी जात से जुड़ा हुआ है। 81 में क्या होता था कि अगर कोई गैंगस्टर बनता था, बड़ा बनता था, तो उसकी जो कास्ट की जो पंचायत होती थी वो इसको बड़ा सीरियसली व्यू करती थी कि हमारी कास्ट के बंदे ने ये मर्डर किया है, या हमारी कास्ट के बंदे ने रेप किया है, या हमारी कास्ट के बंदे ने डकैती डाली है। तो बहुत बार ये होता था कि कास्ट अगर एक प्रिंसिपल से चलती थी, हुक्का पानी बंद कर दो, हुक्का पानी बंद हो जाता था। हुक्का पानी, या उसको गांव से एक बार निकाल ही देते थे कि कोई यहाँ रिश्ता जाति नहीं, में से भी गिरा देते थे, ऐसा बोला जाता था। पर आज की डेट में है कि अगर आप क्राइम करते हो आपको इज्जत मिलती है, पूरा का पूरा गांव आपके पीछे खड़ा होता है। अगर आपका मर्डर हो जाए, पुलिस एनकाउंटर में आप मर जाओ, पूरा का पूरा गांव आपकी क्रिया पे खड़ा होता है। आपने कितने रेप किए हैं, कितने मर्डर किए हैं, कितनी डकैती डाली हैं, जितनी आपने ज़्यादा डाली है उतनी आपकी उस कास्ट में आपकी फ्रीडम फाइटर बना दिया उनको फ्रीडम फाइटर बना दिए, या उस कास्ट में जो है वो उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। और लोग उस कास्ट के जो है नाम ले लेके वो
प्रचार करते हैं, रील बनती हैं, रील बनती है, गाने बनते हैं। बिल्कुल। 81 में जब मैं गया था तो उस टाइम पे जितने गैंगस्टर वगैरह जैसे जेल में आते थे, जिस कास्ट, ज़्यादातर गैंगस्टर कास्ट, मैंने आपको पहले बताया कास्ट बेस पे होते हैं। इनकी कास्ट के लोग जो है वो अपने नाम वगैरह के आगे वो कास्ट नहीं लगाते थे। उनको लगता था, 81 की बात मैं कर रहा हूँ, 35 साल में कितना चेंज आया है। 81 में जैसे उस कास्ट के लोग आए तो अगर वो पहले अगर उस कास्ट को लगाते भी थे तो वो उसको लगाना बंद कर देते थे। आज की डेट में ये है कि जो स्टाफ के लोग हैं अगर वो उस कास्ट के हैं, पहले उस कास्ट को नहीं लगाते थे, अब उस कास्ट को लगाना शुरू कर देते हैं। ये फर्क हुआ है। मतलब ये सारा मोरल डिग्रेडेशन है। मतलब आप एक क्राइम क्रिमिनल को जहाँ पूछ रहे हो, मतलब, और मैंने आपको बताया क्रिमिनल जो भी होते हैं यहाँ पे पैसे के लिए, दिल्ली को जो है सिटी ऑफ चीट्स भी कहते हैं। पैसे के ऊपर सब कुछ है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, खाली पैसा जो है सबसे बड़ा रुपया, जो कहते हैं सबसे बड़ा रुपया है। सर जो ये गैंगस्टर्स हैं, क्योंकि आप तिहाड़ के जेलर रहे हो और बहुत सारे ये जो गैंगस्टर्स हैं दिल्ली की गैंग्स के, जो इनके साथ आपने इंटरेक्ट भी किया होगा जनरली। नेचुरली अगर आप जेलर तो इंटरेक्ट तो करोगे। एग्जैक्टली। तो आपके मतलब क्यूरियोसिटी भी रही होगी कि भाई तुम क्यों मतलब ये सब करना शुरू किया तुमने। तो एक जनरल ट्रेंड आपको कुछ दिखा कि जब आप इनसे बात करते थे कि क्या इनकी मतलब क्या चुल है, ये हीरो बनने वाली चुल है या किसी के गैंग में बन गए, कुछ क्राइम कर दिया फिर जेल में, क्योंकि ऐसा सुना है मैंने कि जेल में जाने के बाद फिर वो और क्राइम करने के लिए वो हो जाते हैं, वो लोग आदी हो जाते हैं उस चीज़ के। नहीं, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि क्राइम जो कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, पैसे और वन अपमैनशिप। ये नहीं कि किसी एक कास्ट का जो है एक ही गैंगस्टर होगा, एक कास्ट के 10-10 गैंगस्टर भी हो सकते हैं। क्योंकि वन अपमैनशिप के लिए वो चाहता है कि मेरी सुप्रीमेसी इतने एरिया तक रहे, वो दूसरा चाहता है कि मेरी सुप्रीमेसी इस स्टेट से भी बाहर जाए। तो उसी में ज़्यादातर जो क्राइम कर रहे हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है कि हर आदमी चाहता है कि उसका जो उसका एरिया ऑपरेशन जो है उसका वो बढ़े और उसके पास खूब पैसा आए और वो एक अपना एक अनक्राउंड किंग की तरह जो है जो अपने उसमें रहे। अभी सर मैं पता नहीं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लिखा हुआ था कि वो कितने सालों से जेल में है, ठीक है। और एक ने कमेंट भी किया हुआ था कि ये लोग आना ही नहीं चाहते बाहर, क्योंकि ये गैंग्स रन करना वो ज़्यादा आसान है जेल के अंदर बैठ के, रादर देन कमिंग आउट और फिर उसके बाद भागना। और मतलब सिर्फ आपको दूसरों से नहीं भागना, पुलिस से नहीं भागना है, दूसरे गैंगस्टर्स हैं उनसे भी भागना है, और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो आपके पीछे लगी रहती हैं। तो ये ऐसा क्या हो गया कि जेल मतलब स्वर्ग बन गया है ऐसे लोगों के लिए जो गैंगस्टर्स हैं? हाँ, देखिए क्या है कि जेल एक तरह का सेफ इनके लिए हाइड आउट प्लेस बन गए हैं। विच इज़ मतलब आप देखो कितना आयरोनिकल है वो चीज़। कितना आयरोनिकल है। इनके ऊपर जो भी गैंगस्टर होते हैं, एक चीज़ खासियत होती है कि सबके ऊपर कई कई सारे जो है केस चल रहे होते हैं। अब ये लोग अगर किसी एक केस में, छोटा सा केस भी होगा और उसमें बेल नहीं करवाते तो ये लोग बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि जब तक पूरे केसों में बेल नहीं करवाएंगे तब तक नहीं निकलेंगे। तो अगर इनको लगता है कि दूसरा गैंग जो है इस टाइम काफ़ी बाहर डोमिनेंट पोजीशन में है, तो ये लोग बेल नहीं करवाएंगे और जेल में रहेंगे। जेल में रह के क्या करेंगे, इनको चाहिए मोबाइल फ़ोन, जैसे बाई हुक और बाई क्रूक, चाहे डरा के, चाहे पैसे का प्रलोभन दे के, या किसी भी तरीके से ये मोबाइल फ़ोन इनको जेल में चाहिए। एक बार इनके पास मोबाइल फ़ोन आ गया, फिर ये जेल से जो है मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास आ गया तो आप एक्सटॉर्शन करो, जितनी मर्जी एक्सटॉर्शन करो, दुनिया को जो है आप रील बना के भेजो जेल से कि हम जेल में मज़े मार रहे हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है, आप जेल के अंदर हो और आप अपनी रील बना के दे रहे हो अखबार वालों को कि हम जेल के अंदर मज़े मार रहे हैं, तो जो आम पब्लिक है और आम जो इनकी विटनेस है, जिस विटनेस ने इनके खिलाफ जो है कोर्ट में गवाही देनी है, वो जब देखते हैं कि जेल में ऐसे ऐसे मज़े मार रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं या शराब पी रहे हैं, शराब नहीं पी रहे होंगे, पीले से रंग का कोई चीज़ वो करके ऐसे शो करेंगे जैसे वो शराब पी रहे हैं, तो जब वो देखते हैं कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो उनका एक जेल के बारे में उनका एक व्यू पॉइंट कुछ और होता है।
बिल्कुल। वो जैसे बॉलीवुड वाले दिखाते हैं कि पत्थर तोड़ रहे हैं या इस तरीके का उनका व्यू चक्की पॉइंट पीस होता है। रहे हैं। हाँ, चक्की पीस रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि जेल में तो ये चक्की हुई, ये तो अपना डांस कर रहे हैं, ये तो अपना जो है शराब पी रहे हैं, इस तरीके का जब वो देखते हैं, और ये जानबूझ के ये वाली रील जो है प्रेस वालों को भेजते हैं ताकि प्रेस वाले उसको दिखाएं। नेचुरली हर एक रिपोर्टर के पास जब एक्सक्लूसिव स्टोरी जाएगी बिल्कुल। तो उसको चलाएगा। तो वो जब चलाएगा तो उसका इफेक्ट सीधा ये होगा कि जो भी उनके ऊपर जो इतने केस चल रहे हैं उसमें जो विटनेस होगी वो कहती है कि हम तो जेल में उसको इसलिए भिजवाया था ताकि जेल में इसको सजा मिले, पर ये तो जेल में मजे मार रहा है। तो वो विटनेस जो है बकल डाउन कर जाएगी। वो उन्होंने जो स्टेटमेंट देनी भी है उसके खिलाफ कोर्ट के आगे वो नहीं देगी। उसका नतीजा ये होगा कि गैंगस्टर जो है वो और स्ट्रॉन्ग होकर जेल से निकलेगा। और जेल में बल्कि उसने कोई उसको लगेगा कि जेल में कोई ऐसा बंदा है जो कि उसके जो यार्ड स्टिक हैं अपने गैंगिज्म के, उसको वो सूट करता है, तो बल्कि जेल से वो रिक्रूट करके बाहर निकलेगा, ना कि कोई उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। बट सर जैसे आपने भी एक जगह लिखा है कि कोई एक क्रिमिनल था जिससे आपने स्नैच किया, फ़ोन उसके पास मिला था, जब आप सर्च किया तो उसने बोला कि शाम तक मेरे पास एक और आ जाएगा फ़ोन। तो मतलब एक जेलर होके भी आप एक तरीके से हेल्पलेस हो, तो ये सिस्टम में कैसे होता है? मतलब ड्रग्स आपके पास आ जाती हैं, आपको जो भी चाहिए, मतलब हर कंफर्ट आपके पास अवेलेबल है, मतलब कैसे होता है ये पॉसिबल कैसे है अगर स्टाफ नहीं चाहता तो? जब स्टाफ में प्रोफेशनलिज्म ही नहीं होगा तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं हर एक जेल की बात करूं, हर एक जेल में कोई 20% स्टाफ ऐसा होता है जो निखद्दड़ होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, जिनका काम होता है मिसचीफ क्रिएट करना। जब वो मिसचीफ क्रिएट करना है तो उनको आप यूज़ करके आप कोई भी चीज़ जेल में, आप जैसे आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं या मोबाइल की बात कर रहे हैं, करेंसी नोट्स की बात कर रहे हैं, आप उनको यूज़ करके आप मंगवा सकते हो। दूसरा, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल गैंगस्टर जो है ज़्यादातर एक पार्टिकुलर कास्ट के हैं, और कास्ट पर उस कास्ट के लोग जो होते हैं वो इज्जत उनकी नज़र में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जब उनकी कास्ट का बंदा जेल में आता है तो उनकी इज्जत बढ़ जाती है। तो उसमें से भी कुछ एक लोग होते हैं जो कि उस तक सब चीज़ पहुंचाएंगे ताकि हमारा लीडर जो है उसकी मूंछ नीचे ना हो। तो ये चीज़ें हैं जिसने कि मतलब प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से ये सारा जो सिस्टम जो है हमारा एक डिग्रेड हो रहा है। सर आपको अगर कल डीजी बना दिया जाए प्रिजन्स का कि भाई आप डायरेक्टर जनरल हो और आपके फ्री हैंड दे दिया सरकार ने भी, तो आप क्या ऐसा चेंज करोगे कि ये सारा जो धंधा है ये बंद हो जाए एकदम? मतलब मान लीजिए 1 महीना 2 महीने में सारा ख़त्म हो जाए, चाहे आपको कोई भी ड्रास्टिक स्टेप लो, आपको फुल फ्रीडम है, हाँ, क्या करोगे आप? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग में उनको पता लगेगा कि ये चीज़ हम करेंगे तो हमारे ऊपर लॉ में ये हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जेल स्टाफ को जो है, जो यूनिफॉर्म फोर्स के लोग हैं, इसमें अगर कोई आदमी बार बार हैबिचुअल से जेल रूल्स का वायलेशन करता है तो उनको आप जेल के अंदर डाल सकते हो, 3 महीने 6 महीने जेल में डाल सकते हो। उनको प्रोसिक्यूट करके जो एरिया की कोर्ट होती है आप जेल में डाल सकते हो। अफसोस की बात यह है कि जो 1981 में जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी कोई ट्रेनिंग पे जोर नहीं था, और 2016 में जब मैंने छोड़ा है तब भी ट्रेनिंग पे कोई जोर नहीं है। इवन दो 81 और 2016 में फ़र्क ये है कि हमने प्रिजन एक्ट 2000 बनाया था, उसमें मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। एक्चुअली मैं ही जेल का रिप्रेजेंटेटिव था, जो एक कमेटी बनी थी प्रिजन एक्ट और जेल मैनुअल बनाने के लिए। उनको मैं बता रहा था क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने लगभग मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली थी। उसमें जो हमारा जो प्रिजन एक्ट है, दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 जिसको कहते हैं, उसमें वो गंगादास कमेटी के उस पर रिकमेंडेशन में बना था। उसमें कहा है कि दिल्ली में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी, और जो भी स्टाफ वाला जो है उस में ज्वाइन करेगा, नौकरी को ज्वाइन करेगा, उसको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी जिसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं, और उसके बाद जो है उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। पर हैरानी की बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास सब कुछ होते हुए भी
एक इन्होंने एडहॉक एटीट्यूड रखा हुआ है ट्रेनिंग के ऊपर, और अभी तक इन्होंने 2000 से अब कोई 2025 आ गया, 25 सालों में इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे एक्ट में कहा गया उसको ये इम्प्लीमेंट करें ताकि स्टाफ में प्रोफेशनलिज्म आए। और दूसरा, यहाँ पे सारा डेपुटेशन का हिसाब किताब है। जितनी इम्पोर्टेंट पोस्टें हैं उसके ऊपर डेपुटेशनिस्ट बैठे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हो। जितनी इम्पोर्टेंट पोस्टें हैं वो इन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, और कोई बात हो जाए तो उसमें जिम्मेवार वो बंदा है जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। देखो, जेल को जो चलाता है वो चलाता है सुप्रिटेंडेंट जेल। सुप्रिटेंडेंट जेल के पास सारी पावर्स होती हैं, और आईजी प्रिजन जो है वो उसके पास पावर होती है पूरे सारे सुप्रिटेंडेंट जेल को कैसे जेल चलानी है उनको बताने के लिए। अब सुप्रिटेंडेंट जेल जो है बाहर की डेपुटेशन पे आते हैं, उसका नतीजा ये है कि यहाँ पे सीसीए रूल्स लगे हुए हैं जो कि बड़े ढीले होते हैं, जो कि सिविलियन एम्प्लॉय के लिए होते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म फोर्स के एम्प्लॉय के लिए, जैसे पुलिस में जो उनके रूल्स होते हैं वो अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपका डिसिप्लिन बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अच्छा, बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और आप जो है, भली बात है, जब एक स्टाफ को डर होगा कि मैंने ये चीज़ की तो मेरे को जो मेरा नेक्स्ट हिरार्की का ऑफिसर है वो मुझे पनिशमेंट दे सकता है। जैसे पुलिस में नेक्स्ट हिरार्की का ऑफिसर जो पनिशमेंट दे सकता है, इसलिए डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट हिरार्की को तो कोई पावर है नहीं, सारी पावर जो है डीजी के सेंटरिंग के, डीजी के पास वो है। तो इसलिए सिविल सर्विस वाले रूल्स यहाँ नहीं चलेंगे। और जगह भी है यूनिफॉर्म सर्विस के अलग रूल बने हुए हैं, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म सर्विस के रूल होने चाहिए ताकि आप जेल को प्रोफेशनल उस पर चला सको। तीसरा जो है डेपुटेशन, डेपुटेशन में बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। एक कलर को आप कहो कि तू एसएचओ बन जाए एरिया का और एरिया को संभाल, क्या वो संभाल सकता है? ऐसे ही आप एक कलर को यहाँ भेज रहे हो कि तू जेल चलाओ, क्या वो चला सकता है? डेपुटेशन बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। डेपुटेशन जब तक अपना स्टाफ जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, तब तक हम जेल स्टाफ के दूसरी जगह से लोगों को यहाँ डेपुटेशन पे ला सकते हैं, पर क्लर्कों को डेपुटेशन पे यहाँ बिल्कुल नहीं लाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद जो है इंक्वायरी वगैरह जैसे हमारे यहाँ होती है, एक किसी ने कोई वायलेशन किया, एक दूसरा ही ऑफिसर होता है जो एक इंक्वायरी करता है, नेक्स्ट रैंक का बंदा होता है, इंक्वायरी करता है। उसमें क्या होता है, उसमें डर बैठा हुआ होता है कि उस अगर आप इंक्वायरी करो रूल वायलेटर है कोई, और अगर हैबिचुअल रूल वायलेटर है तो आप तो खुद डर रहे होगे उससे, तो आप लोग क्या इंक्वायरी करोगे? अगर आप इंक्वायरी आपने करके उसको हिम्मत करके आपने चार्ज प्रूव भी कर दिया, तो फिर आगे वो बंदा जो है वो पहुंच जाएगा सुप्रीडेंट लेवल पे पहुंच जाएगा, या आईजी लेवल पे किसी को कह देगा कि इसके ऊपर कुछ न लेना, उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। उसका नतीजा ये होता है कि इस टाइम जो है पीक पे है इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन को कंट्रोल करना है तो आपको ये ट्रेनिंग पे बहुत जोर देना होगा, और एक आपको डेपुटेशन, जो डेपुटेशन मीन्स एडहॉकिज्म को ख़त्म करना होगा। अब जैसे कोई गैंगस्टर्स हैं, उनसे तो मतलब मान लीजिए कि छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं, उनको आप स्ट्रिक्टनेस से और अच्छे तरीके से रन कर सकते हो, उनको वहाँ पे रख सकते हो। लेकिन गैंगस्टर्स हैं, वो उनकी जो ऑपरेशन की दुनिया है वो बाहर की है। तो और आप भी बाहर के ही एक तरीके से व्यक्ति हो, तो आपके बच्चे भी स्कूल में जाते होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी होंगे। तो वो डर कैसे ख़त्म किया जाए कि अगर आप गैंगस्टर्स को भी अच्छे से रख रहे हो वहाँ पे, कि लाइन में रख रहे हो डिसिप्लिन में, और उनको कुछ मोबाइल नहीं दे रहे हो, कुछ और चीज़ नहीं दे रहे हो, कि वो थ्रेटन ना करें। जबकि हमारे देश में अभी बाबा सिद्दीकी जैसे जो इतने हाई लेवल के जो नेता रहे और बिल्डर भी थे, इतना पैसा है, इतना रुतबा है, उनको मार दिया जाता है अपेरेंटली बाय अ गैंगस्टर ओनली। तो ये कैसे, मतलब एक छोटा सा जेलर जो नौकरी कर रहा है अपनी, वो कैसे स्टैंड लेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, छोटा सा जेलर। वो छोटा सा जेलर क्यों होगा? क्योंकि उसको आपने कोई ट्रेनिंग दी नहीं। अगर आप उसको ट्रेनिंग देंगे, मतलब पुलिस की ट्रेनिंग देखें हमारे से मच बेटर होती है। आप उसको ट्रेनिंग देंगे, लॉ भी आपका कहता है कि 9 महीने की ट्रेनिंग आप उसको देंगे।
ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि आप उसको सिखा रहे हैं कि डिफरेंट कॉन्टीजेंसी से कोई आपको धमकियाँ आ रही हैं या आपको थ्रेट हैं या आपको परिवार को थ्रेट है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये बताना ही ट्रेनिंग है। ये बताना भी, और शायद ये भी होना चाहिए कि अगर किसी इस टाइप की कोई आ रही है थ्रेट, तो उसको सीरियसली सरकार भी ले, ताकि वो प्रोटेक्शन भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब थ्रेट आते ही वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उसको भी सिक्योर करना चाहिए। तो हाँ, उसको भी सिक्योर करना चाहिए। जेल पे आपको ऑफिसर चाहिए, एक कॉन्फिडेंट ऑफिसर, ना कि एक ऐसा सबमिसिव ऑफिसर जो यस सर कर रहा है और जो हर एक जगह, वो तो नेचुरली जब यस सर करेगा, जब उसमें अपनी एग्रेसिवनेस, उसमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं, और जो सिर्फ इसलिए बैठ गया है वहाँ पे आके कि उसको पनिशमेंट पोस्टिंग मिली है तिहाड़ के बनने के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो वो कैसे करेगा? वो अपना टाइम पास करने आया है, वो टाइम पास करके जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि आपको एक तो जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा कि बाहर मेरी फैमिली, हर एक को तो सरकार PSO वगैरह नहीं दे सकती, तो उसको आप आर्म्स, हमारे टाइम पे आर्म्स हमारे को देते थे, आप उनको आर्म्स दो। आपकी जो आर्मरी है उसमें इतने आर्म्स हैं, आप उनको आर्म्स दो ताकि वो घर पे रखें। कोई अगर उनको थ्रेट करता है तो आर्म्स वो मुकाबला कर सकें। अगर आप आर्म्स की ट्रेनिंग ही नहीं दोगे, आप चाहते हो कि खाली वो कलर की तरह जो है आपके वो उस तरीके से जो फाइलें चलाते रहे, तो इस तरीके से तो जेल कभी ना चली है, ना कभी चलेगी। पर गवर्नमेंट चाहती है इसी फाइलों से ही जेल को चलाना, वो कभी भी नहीं चला सकते, कभी भी नहीं चला सकते। इसलिए मेरा है, मैं टोटली होपलेस हूँ कि दिल्ली की जेलों में आगे कोई सुधार हो सकता है। टोटली होपलेस। इसके लिए इनको सर्जरी करनी पड़ेगी, जो रूल्स, सिस्टमैटिक ओवरहॉल, सिस्टमैटिक रिफॉर्म करना पड़ेगा। अब क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट वाले लोग हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के मैं जो ऑफिसर से बात करता था, उनका ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, जेल कैडर वाले जो है ये तो एक तरह के, ये तो पूरी जेल को लूट खाएंगे अगर हमारे लोग वहाँ नहीं होंगे। जब आप में इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट होगा, आप, उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी बजाय वो लूट खाएंगे। हाँ, उनको, हाँ, हमारी वजह वो लूट खाएंगे। तो जब आपका ये होगा, इतना डिस्ट्रस्ट होगा, और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, जो दिल्ली का मिनिस्टर है, वो उनकी बात को सही मान रहा है, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दिल्ली में होती हैं वो सारी इस कैडर के लोगों की होती हैं। ये सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब आप जेल कैडर वाले को अपना एक बच्चा समझोगे नहीं, अपना एक पार्ट समझोगे नहीं, तो आप कहाँ से रिफॉर्म करोगे? और आप भी जेल पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको पनिशमेंट पोस्टिंग मिल रही है। ये नहीं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप जेल में जा रहे हो। जो भी, ज़्यादातर मैं आपको बता सकता हूँ अपने 35 साल का एक्सपीरियंस, ज़्यादातर जो भी लोग डेपुटेशन पे आए हैं, मैं सर्विसेज वगैरह के नाम नहीं ले रहा, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो इसमें आ जाती हैं, ज़्यादातर जो डेपुटेशनिस्ट होते हैं उनको पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेजा जाता है। पनिशमेंट पोस्टिंग में क्या होता है कि वो हाईली करप्ट होते हैं। सपोज वहाँ पे करप्शन के केस चल रहे हैं, कहते चल रहा है, तेरे को जेल में भेज देते हैं, तो वहाँ काम कर, मतलब वहाँ पे तेरी फ्रीक्वेंसी भी मैच होगी, अच्छा करप्शन करने का मौका भी मिलेगा, वहाँ जाके कर और अपना जाके यहाँ पे हम देख लेंगे। तो मतलब कोई भी कभी अपने अच्छे ऑफिसर्स को ऐसे डेपुटेशन भी नहीं भेजते। ज़्यादातर डेपुटेशनिस्ट जो होते हैं वो पनिशमेंट पोस्टिंग पे आते हैं। तो उससे आप सोच सकते हो कि क्या वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे। इसलिए ट्रेनिंग पे कोई जोर देता ही नहीं है। इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जो डेपुटेशन पे आ रहे हैं, सुप्रीम जेल वगैरह बन रहे हैं, इनको ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। कहते हम क्यों ट्रेनिंग लें, हमको जेल के है ही नहीं। हमने तो बाहर जाके 3 साल यहाँ काम करना, उसके बाद जाके हमने जाके जो सिविलियन काम करने, हमने तो सिविलियन काम करने, हमने जेल की ट्रेनिंग लेके क्या करना। उससे उसी का नतीजा है कि जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, मैंडेट होने के बावजूद, आपका प्रिजन एक्ट कहता है कि आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी, आप इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे, रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे, उसके बावजूद इन लोगों ने कभी भी यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल नहीं बनने दिया। और सर मुझे ये लगता है, जब जैसे मैं आप ये सीरीज़ भी देख रहा था ब्लैक वारंट, तो उसमें मुझे ये लगा कि जो अप्रोच रहता है ना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ही, अगर एक नॉर्मल प्रिजनर है, उसको तो जिस पे चलती है आपकी, उसको तो मार पीट के रखते हैं, ठीक है, उसको कुछ भी, जिसका कोई बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है। गैंगस्टर्स हैं, वो एक अलग कैटेगरी है, उनसे डर के रहते हैं, ठीक है। नेता हैं, उनसे नौकर बन के रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो जब एक नॉर्मल जो कैदी है, जो है तो क्रिमिनल माइंडेड, अगर वो वहाँ पे है तो वो अगर देख रहा है कि मेरे ऊपर तो धौंस जमा रहा है लेकिन उससे वो कर रहे हैं, तो ये एक साइलेंट रिजेंटमेंट भी बिल्डअप होता होगा, मतलब एवरेज
अगर आप देखें एक प्रिजन में अगर 2000 लोग हैं, सब तो एलिट है नहीं, लेकिन मेजोरिटी तो वही है ना जो दबे कुचले लोग हैं, उनको आप और दबा रहे हो अपना दोस्त जमा के मार पीट करके, लेकिन उन गैंगस्टर्स और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे आपकी जबान नहीं खुलती। तो ये जो इनइक्वालिटी है ट्रीटमेंट की, इससे रिजेंटमेंट और मैनेज करना भी तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, जो बात मैं आपको कहता हूँ वो आपने पहले कह दी। देखिए, दिल्ली में करीब करीब 85% जो दिल्ली की पॉपुलेशन है जो जेलों में है, वो गरीब उससे है। गरीब का मतलब है कि जिनकी की महीने की 8,000 रुपये इनकम से कम इनकम है। 85%। अगर आप पूरे इंडिया की देखें तो इंडिया में भी 82% के करीब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन होगी जो गरीब उससे तबके से आती है। तो ये लोग काम करते हैं, जो थोड़ी बहुत जेल चल रही है इनकी वजह से चल रही है, जो काम करते हैं ये करते हैं। जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आ जाता है, इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर किसको आप कहेंगे? या तो गैंगस्टर आ गया कोई, या कोई पॉलिटिशियन आ गया, या एक पैसे वाला आ गया। जो भी एज अ क्रिमिनल नहीं ट्रीट हो रहा है वहां पे वही इन्फ्लुएंशियल जो भी, हाँ, जो भी पैसे वाला आ गया, गैंगस्टर आ गया और पॉलिटिशियन आ गया। पॉलिटिशियन आपको पैसे नहीं देगा, पर वो अपनी पॉलिटिक्स के दाग के ऊपर जो है आपके सिस्टम को पैरालाइज करेगा। गैंगस्टर आपको पैसे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। वो अपनी आँख के अपने अपने उस पे रुतबे के जोर पे स्टाफ को होता है कि हमारी फैमिली बाहर है, या स्टाफ अगर उस कास्ट का स्टाफ है तो वो सॉफ्ट भी होते हैं उसके लिए। अपने उस रुतबे के बेस पे वो काम करवाएगा आपसे। आप ला तोड़ोगे, पॉलिटिशियन के लिए ला आप तोड़ोगे क्योंकि वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स। पॉलिटिशियन जो आपके लिए कुछ भी आपका बाहर, उसने सारी उम्र जेल में रहना नहीं है, जब वो बाहर निकलेगा आपको किसी तरीके से भी आपकी हेल्प कर सकता है। इसलिए आप पॉलिटिशियन पे सिस्टम को पैरालाइज कर रहे हो। गैंगस्टर पे कर रहे हो कि गैंगस्टर से आप डरते हो, या आप पैसा ले रहे हो, या आप उस कास्ट के हो तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो। तीसरी कैटेगरी होती है पैसे वाले की। जैसे आप सुकेश चंद्रशेखर का, या ऐसे ही कई सारे नाम मैंने अपनी किताब में भी लिखे हैं, उनको रिपीट करना जरूरी नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग पैसा फेंकते हैं और अपना काम करवाते हैं। तीनों स्थिति में, अब पॉलिटिशियन आ जाए, बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा गैंगस्टर आ जाए, बड़ा पैसे वाला आ जाए, आपका सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। जैसा वो मतलब रूल्स वगैरह सब एक तरफ हो जाते हैं, जो उस बंदे के रूल्स होते हैं वो चलते हैं। और फिर स्टाफ है, स्टाफ में ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग ना होने का मतलब ये होता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें सेल्फ की इज्जत ही नहीं है। तो जो क्वालिटी इनटेक आप ले रहे हो वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही। बिल्कुल। और आपने कहा कि जो ये रिफॉर्म आपने सजेस्ट किए उसकी वजह से जो गैंगस्टर वाला पार्ट है और शायद जो बिजनेस वाला पार्ट है उसको भी, बिजनेसमैन जो आते हैं कन्विक्ट्स, उनको भी डील किया जा सकता है। बट यहाँ पे दैट लीव्स आउट वन इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी जो पॉलिटिशियन की है। हाँ। जब वो आते हैं, पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या 1981 से 2016 तक ये जो पॉलिटिशियंस कॉन्विक्ट्स हुए हैं और ये जो इस तरीके के मतलब क्रिमिनल्स आने लगे हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, क्या वो बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। आप पॉलिटिशियन कन्विक्ट्स की बात मत करो। कॉन्विक्ट्स नहीं, मतलब जो पॉलिटिशियन जेल में आते हैं ज्यादातर अंडर ट्रायल्स होते हैं। हाँ, कन्विक्ट्स हो जाए फिर तो बात दूसरी हो जाती है। कन्विक्ट हो जाए फिर वो रूल्स को मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर रेमिशन में सजा में कटौती करवानी होती है। वो फिर काफ़ी रूल लॉ अबाइडिंग हो जाते हैं। जब तक अंडर ट्रायल होते हैं तो उनको वो तब तक वो लॉर्ड होते हैं, बस जो अपना काम चलाना है वो उसी तरीके से चलाएंगे। तो जब भी पॉलिटिशियन को, बड़ा पॉलिटिशियन, छोटे मोटे कोई एमएलए चला गया तो वो सिस्टम को नहीं तोड़ेगा। कोई एमपी चला गया, वो भी बड़ा एमपी चला गया जो कि कभी मंत्री रहा है, मंत्री से वो यहाँ पे आ गया, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन अगर वो आ गया तो सिस्टम आपका कोलैप्स करता ही करता है। तो इसको कैसे रोक सकते हैं? मतलब ये तो जो मैंने आपको जो 3 बातें कही हैं, आप प्रोफेशनलिज्म लाओ, ट्रेनिंग दो उनको, स्टाफ को। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, ये लोग जब जेल में गए तो हमने वीडियो भी देखी थी, सत्येंद्र जैन के साथ मालिश वालिश करवा रहे थे, अच्छा खाना पीना उनका चल रहा था। अब उनके अंडर में पूरी दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के अंडर में तिहाड़ जेल है। तो ऐसे केस में जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप इतनी क्रेडिबल फोर्स और कैडर कैसे बनाओगे कि वो उसको, क्योंकि हम तो देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स भी बिडिंग करते हैं सरकार में जो पावर में है, तो वहाँ पे कैसे हम चेंज कर सकते हैं? या ये एक तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कहोगे कि है? नहीं, देखिए क्या होता है,
अब डिपेंड करता है कि कितना इन्फ्लुएंशियल वो आदमी है। बट डिपेंड नहीं करना चाहिए ना, डिपेंड नहीं करना आइडियली। आप जो हाँ डिपेंड नहीं करना चाहिए। होता क्या है देखें, जैसे आपने सत्येंद्र जैन की बात की है या केजरीवाल की बात की है, मैं 81 से देख रहा हूँ ये वाली बात कि जब भी कोई ऐसा एक इन्फ्लुएंशियल ये हालांकि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाए मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। ऑब्वियसली। जैसे ए राजा आ गए थे या उस टाइम गवर्नमेंट भी दूसरी पार्टी की थी। तो जब ये आते हैं तो जो हमारे प्रिजनर्स का बहुत झुकाव होता है कि इनकी थोड़ी सी सेवा करें, ताकि जो है इन्होंने बाहर तो निकलना ही है, मतलब आपस में कंपटीशन होता है प्रिजनर्स में कि हम इनकी सेवा करें ताकि जब बाहर निकले हमारे शायद घर के किसी बच्चे को नौकरी मिल जाए या हमें कोई और सुविधा मिल जाए, क्योंकि जेल में जो जान पहचान होती है वो लंबी रहती है। तो वो कोशिश करते हैं। अब इस कोशिश को, जो प्रिजनर्स की कोशिश है उनके पास जाने की, वो आप तभी तोड़ सकते हो जब आप प्रोफेशनलिज्म, अगर आप प्रोफेशनलिज्म ना, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप में ताकत है कि आप उसको रोक सकते हो। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जिसमें कि अगर एक ऑफिसर बड़ा स्ट्रांग था, उसने कोलैप्स नहीं होने दिया। कोई एग्जांपल सर? महेंद्र सिंह तकेत जो है, हाँ, ये जेल पे आए। अच्छा, ये कब की बात है सर? ये बात है मेरे का, ये बात होनी 94-95 की होनी चाहिए। तो जेल में आए तो इन्होंने एक हुक्का मांगा। अच्छा, जेल के अंदर जो है हुक्का वगैरह ये चीज़ें बैन है आम लोगों के लिए। हाँ, तो उन्होंने हुक्का मांगा तो जो जेल सुप्रिंट था उसने मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए तो जो आईजी की जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए वो ज़्यादा सेक्रोसेंट है बानिस्पत की कोई पॉलिटिशियन कह रहा है। उसने नहीं माना। फिर उस टाइम पे जो जेल मंत्री होते थे उनका फ़ोन आया कि आप इनको हुक्का अलाउ कर दो। उसने कहा मैं आईजी से पूछूंगा। आईजी से पूछा तो आईजी ने कहा बिल्कुल नहीं, हुक्का बिल्कुल अलाउ नहीं करना। नहीं किया, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर था, उसने नहीं माना तो हुक्का नहीं मिला। फिर अल्टीमेटली उनकी बेल होगी, वो चले गए। ऐसे ही एक केस था, थापड़, ललित मोहन थापड़ जेल में आ गए। तो जब वो जेल में आए तो रात को कोई 1:30-2 बजे करीब सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच बैठी और उन्होंने उनको बेल दे दी। तो ये मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ इसमें। तो उन्होंने, मैं जेलर था, डीएसपी था मैं वहाँ, और डीएसपी ही कैदियों को छोड़ता है, बंद करता है, जो होता है। तो ललित मोहन थापड़ का रात को मुझे कोई 2:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आता है एलजी हाउस से कि आप इनको, ललित मोहन थापड़ जी को फटाफट छोड़ दें। जब सुप्रीम कोर्ट इनको रात के 1:30 बजे बेल दे रही है तो आप इनको फटाफट छोड़ दें। मैंने कहा सर आपका जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि जब तक सुबह का लॉकआउट नहीं हो जाता, लॉकआउट मीन्स कि जेल आपने खोल दी, तो जो शाम को आप बंद करते हैं उसको लॉकअप, सुबह है लॉकआउट। मैंने कहा जब आपका मैनुअल कहता है कि लॉकअप से लॉकआउट के बीच में आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी प्रिजनर को नहीं लेंगे, तो छोड़ने की तो बात बहुत दूर हो जाती है, और कोई स्टाफ का आदमी भी नहीं है जिसको मैं बुलाऊं रात को। और मैंने बिल्कुल फ्लैटली मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया एलजी हाउस से, कहते हैं जेल मैनुअल किसने बनाया? मैंने कहा सर आपकी उससे बना हुआ है, आपके सिग्नेचर से बना हुआ है। आपने ये नहीं बोला मैंने ही बनाया? तो मैंने कहा आपके उससे बना हुआ है, आपके सिग्नेचर से बना हुआ है, आपकी अथॉरिटी है जेल मैनुअल बनाने की। कहते जब मैं कह रहा हूँ, तो मैंने कहा सर जब तक आप वो नहीं करते, उसका रिट्रोस्पेक्टिव कभी भी उसका इफेक्ट नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। आप बनाएंगे भी पहले, तो बाद में अभी वो लागू नहीं होगा। तो अभी मैं, कृपा करके मुझे तंग नहीं करें, मैं नहीं छोड़ सकता। और मैंने उनको फिर करीब 11-12 बजे करीब ही मैंने उसको, तब थोड़ा सा एक मन में आ जाता है, यंग थे, काफ़ी यंग थे, मन में आ गया कि यार ये हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनको 11-12 बजे के आसपास ही उसको छोड़ा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट था रूल्स के हिसाब से। अगर आपके साथ सच की ताकत है, आप काम करने वाले हैं, रूल्स की नॉलेज है आपको, आप किसी से नहीं डरोगे।
पर आपके साथ सच्चाई नहीं है, आप डिसऑनेस्ट हो, तो आप हर एक से दबोगे भी और आप बहुत अग्रसर रहोगे कि ऐसे काम करने के लिए। मेरी जगह मुझे पता है कोई और ऑफिसर होता तो जैसे एलजी साहब ने कहा तो कहता बिल्कुल सर मैं अभी कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ, और उसने छोड़ भी देना था। तो अपराइट ऑफिसर बनने के लिए आपको रूल्स की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, आप में कॉन्फिडेंस होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि आपको ट्रेनिंग से आता है या आप काम कर करके आपको आता है। जैसे मुझे काम कर करके या मेरे जो संस्कार थे उससे मुझे आया। ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये शायद 2001 या 2002 की बात है। एक जज साहब थे, जस्टिस केटी थॉमस, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो वो काफ़ी वो एक सेमिनार में गए, तो उसमें सेमिनार मैं और मेरा डीजीपी वहाँ पे थे। तो उस पर उन्होंने जेल एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी गालियाँ निकाली। कोई 1980-81 में जो जेल का बुरा हाल होता था वो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। तो उसी बात को, उसी की जजमेंट को कोट करके कह रहे कि इतना बुरा हाल है जेल का, ये है 20 साल बाद। हाँ। तो हम फिर उनके पास गए, और हमने कहा सर हमें बड़ी खुशी होगी कि आप जेल में अगर विजिट करोगे तो कहने लगे ठीक है। उनको हम लेके आए, वो कहने के वो बार बार उनको ये था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज इनकॉग्निटो विजिट कर रहा हूँ जेल की। हमने कहा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उस दिन बाई चांस हमारा क्या था कि एक पंचायत थी, हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम है जेल का, जिसमें कि प्रिजनर्स काम करते हैं, तो उनकी पंचायत बनी हुई है, हर एक चीज़ की पंचायत होती है। खाने की पंचायत बनी है, डिसिप्लिन की पंचायत बनी है, इंटरव्यू की पंचायत बनी है, इसकी जो ये लीगल एड की पंचायत बनी। सब हर एक काम जो है पंचायत से होता है। वो प्रिजनर्स अगर हमारी हेल्प ना करें तो हमें काम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए जेल का। उसमें जो 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 डीजी प्रिजन होता है वो सरपंच होता था। आजकल तो इन्होंने पंचायत का सिस्टम बड़ा डाइल्यूट कर दिया। तो डीजी प्रिजन सरपंच होता था और सुप्रीटेंडेंट जेल जो है पंच होता था। तो एक सभी जेलों की 4 जेलें होती थी उस टाइम पे, तो एक पंचायत चल रही थी। तो हमारे डीजी ने उनको कहा जज साहब को कि आप जो है आए विजिट करें, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप चुपचाप जो हमारी पंचायत चल रही है उसको आप देखते रहना, बस हम किसी को नहीं बताएंगे, आप आए हो। वो सेटिस्फाई हो गए। वो वैसे बड़े शक्की टाइप के थे। मैं उनको लेके आया, सुप्रीम कोर्ट से मैं लेके आया उनको यहाँ पे। तो लेके आया तो सबसे पहले उन्होंने बाथरूम वगैरह देखे, जो होता है तो अच्छी बात है वो देखना चाहिए। उनको एक रीजनेबल सफाई मिली वहाँ। उसके बाद तिहाड़ के पकोड़े बड़े मशहूर होते हैं। अच्छा। स्विगी से डिलीवर होते हैं क्या? तो उसमें क्या होता है कि तिहाड़ में जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो जनरली पकोड़े ही उनको हम खिलाते हैं। पकोड़े ज़रूर होते हैं। बल्कि अगर गुजरात की जेलों में जाओगे तो वहाँ पे तो पकोड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। जेल से बाहर पब्लिक की लाइनें लग जाती है पकोड़े खरीदने के लिए। अच्छा, पर वो बनते भी तो बाहर ही होंगे, मतलब वैसे स्टॉल होंगे वो? मतलब कैदी बनाते हैं, मेन ये है। अच्छा। हाँ, जेल से बन के आ रहे हैं, जेल से ओके। कैदी बना रहे हैं और कैदी बेच रहे हैं। ओके। हमने भी यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं अपने, जिसमें कैदी बनाते हैं और सामान हम बाहर पब्लिक को बेचते हैं। अच्छा। तो पकोड़े बन रहे थे, तो वो आए तो उन्होंने एक पकोड़ा उठा लिया। टेम्पटिंग तो होती ही अगर पकोड़े वगैरह का तो उन्होंने, टेम्पटेशन थी, पकोड़ा उठा लिया। तो तभी जो पकोड़ा बना रहा था कैदी, वो एकदम बोल पड़ा, यार आप देख रहे हो ना कच्चे पकोड़े हैं, कच्चे पकोड़े खाओगे? फिर उनको विश्वास हो गया कि किसी को नहीं पता कि जस्टिस केटी थॉमस यहाँ पे आ रहे हैं, आए हुए हैं। तो फिर मैंने उनको और सारी जेल दिखाई। उसके बाद वो आके वो चुपचाप पंचायत में बैठ गए और पंचायत में वो सारा देखते रहे, सुनते रहे। उसके बाद जो उन्होंने कम्प्लीमेंट दिए मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुनिया में अभी तक जो 7 आश्चर्य कहते हैं, मेरे लिए 8वां आश्चर्य जो है ये जेल की फंक्शनिंग है। आप जेल को जिस तरीके से चला रहे हो, जिस प्रोफेशनल वे से आप चला रहे हो, तो मेरे आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत बहुत आपके लिए सपोर्ट है। सर ये जो पुस्तक भी है और इसमें थोड़ा बहुत जिक्र है, बट जो हमने सीरीज़ देखी उसमें हमने जो महिला कैदी हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा है ही नहीं उसमें, उस सीरीज़ में। तो उसके एस्पेक्ट मुझे लगता है कि वो भी लोगों में ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि डिफरेंस क्या रहता है, जो मेल कैदी हैं और जो फीमेल हैं उनका कैसे, मतलब अलग कैसे है वो? जो औरतों की जो हैंडलिंग है बहुत सॉफ्ट होती है। अच्छा। जो यार्ड स्टिक आदमियों के लिए होते हैं वो औरतों के लिए नहीं होते हैं। अगर एक आदमी को एक
इतना काम करना है। औरतों के लिए काम बड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे आदमी को तो अंदर कारपेंटरी का काम करना है, रंदा भी चलाना है, सब कुछ काम करना है, बड़े बड़े काम करने हैं, कोल्हू है तो तेल निकालना है, सब कुछ करना है। लेडीज़ के लिए बड़े हल्के काम होते हैं, जैसे अचार डालना हो गया, अचार मुरब्बा हो गया, धूप अगरबत्ती हो गया, पापड़ फुलवड़ियाँ वगैरह बनाना, इस टाइप के बड़े सॉफ्ट काम होते हैं। तो ये जो औरतें कैदी आती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा किस टाइप के क्राइम होता है? सबसे ज़्यादा तो मर्डर का क्राइम है औरतों में। अच्छा, वहाँ पे भी मर्डर ही है। इस हमारा लॉ ये कहता है कि इनको अलग जेल में रखेंगे, जो कि मेल जेल से अलग होगी। पर अगर आपके पास औरतें ज़्यादा हैं नहीं, जैसे दिल्ली में 2 औरतों की जेलें हैं, एक्सक्लूसिवली औरतों की जेलें हैं। पर अगर आपके पास औरतें ज़्यादा नहीं हैं तो उनको मेल जेल के साथ ही जोड़ देते हैं। मेल जेल में एक पार्ट ऐसा बना देते हैं जो फीमेल उसका होता है। और है कि फीमेल जो होती है वो अपने बच्चे को 6 साल तक की उम्र का बच्चा जो है उसको अपने साथ रख सकती है, जबकि मेल किसी बच्चे वगैरह को अपने साथ नहीं रख सकता। और जो बच्चा होता है उसके लिए क्रैश बनाना जो है ये सुप्रिटेंडेंट जेल की जिम्मेवारी है। उसमें उनको जो एक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो देते हैं, काका का पढ़ाना, ABCD पढ़ाना, गायत्री मंत्र बोलना, या इस तरीके जो भी अपने रिलीजियस वो है वो उनको बताते हैं। प्लस उनकी स्पेशल डाइट होती है, एक डाइट सुप्रीम कोर्ट ने, एक कमेटी ने एक बनाई हुई है, ये डाइट इनको देनी है। जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे 6 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको जो है वो स्पेशल डाइट वगैरह दे के उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होती है। आदमी को कोई भी बच्चा उसको अपने साथ नहीं रखने दिया जाता, और अगर है भी बच्चा उसकी औरत अगर नहीं है तो फिर वो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो होम है उसमें वो रहता है। तो ये कितना, क्योंकि मैंने आपकी पुस्तक में कई बार पढ़ा कि आपकी जो फैमिली थी वो भी कंसर्न रहते थे, बच्चे भी, आपकी वाइफ भी, कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बच्चों पे पता नहीं क्या असर पड़ेगा। ये बच्चे जो हैं, जो महिलाओं के साथ रह रहे हैं, महिला कैदियों के साथ रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनका अगर आप मतलब आपने तो देखा ही है क्लोजली, उनके ऊपर क्या मतलब कैसा रहता है, उनका जीवन कैसा रहता है? क्या किसी पे गलत असर पड़ता है, या आपने देखा है कि कुछ ऐसा वो बाद में निकले कि अच्छा हो गया उनका? नहीं, देखिए ये इस चीज़ को ना सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी डिटेल में कंसीडर किया है कि औरतों के साथ जो बच्चे, वो 6 साल तक के बच्चे जो रखे जा रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या उन बच्चों को हैबिचुअल वो बना रहे हैं वो रख के, या एक उनमें इंफिरिटी कम्प्लेक्स पैदा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले पे पहुंची थी कि जेल में माँ के साथ रखने से उसको जो संस्कार मिलेंगे, बानिस्बत माँ के साथ अगर वो नहीं रह रहा, अगर गली के बच्चों के साथ खेल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ज़्यादातर सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं, तो वहाँ गालियाँ सीख जाएगा और चीज़ सीख जाएगा। अगर माँ के साथ रहेगा तो शायद वो वाली चीज़ नहीं सीखेगा। तो जेल में रखना उनको जो है ज़्यादा बेटर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारा इस चीज़ को जो है कंसीडर किया था, और अल्टीमेटली उन्होंने ये इसी उस पहुँचे कि जेल में रखना अच्छा है। और उन बच्चों को, जो जेल में बच्चे रखे जाते हैं, इनको महीने के महीने पिकनिक पे ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, घुमाते हैं उनको, और भी जो देखने की चीज़ें होती हैं वो इनको दिखाते हैं, ताकि उनको जेल का जो एक विशियस एनवायरनमेंट है उसका असर ना हो ज़्यादा। सर, आपको लगता है कि इस पुस्तक में और शायद सीरीज़ में भी एक चैप्टर होना चाहिए था एक्स्ट्रा, जो आपकी वाइफ ने लिखा हो? मुझे ऐसा फील हुआ। तो एक जो चैप्टर है उसमें एक है कि एक जेलर का एकाकीपन, उसमें शायद एक ये भी होना चाहिए था कि एक जेलर की अर्धांगिनी का एकाकीपन शायद। वो उसी में जो जो अकेलापन मैंने लिखा है जेलर का, तो वो अपनी फैमिली को डिनोट कर रहा है। आज भी कंप्लेंट रहती है उनकी? आज भी वो भी आज भी कंप्लेंट रहती है। मतलब आप जब जेल में घुस गए, अगर आप रूल्स वगैरह को मानते हो, आपके रूल्स ऐसे हैं, आपके रूल्स कहते हैं कि सवेरे जब जेल खुलती है उस टाइम आपको जेल पे होना चाहिए। जेल कब खुलती है? सुबह 6 बजे। और रूल्स ये कहते हैं जब जेल बंद होती है तब भी आपको जेल में होना चाहिए। जेल बंद कब होती है? रात के 8 या 9 बजे। पहले तो 11 बजे होती थी। तो आप सुबह 6 से लेकर रात के अगर 8 या 9 बजे तक आप जेल पे हो, तो बीबी का या बच्चों का वो तो अकेलापन हो ही होगा। आपने देखा, सीरीज में आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो जो लेडी होती है
वो बच्चे को अपने पास रखती है, अपने बाप के पास भेजती भी नहीं है, क्योंकि उसको डर होता है कि कोई क्रिमिनल्स आके उसको ना कुछ नुकसान पहुंचा दें, या वो वहाँ पे जेल पे तो गंदी आते हैं उसको लगेंगी, तो इसलिए वो बाप के साथ छोड़ना भी नहीं चाहती अपनी बच्ची को। तो ये अकेलापन तो है, क्योंकि ड्यूटीज आपने इतनी सख्त की हुई हैं। अगर आप मानो तो, अगर आप नहीं मान रहे तो, अगर आप चाहते हो कि क्लैरिकल वे में जो है जेल चले, तो क्लैरिकल वे में अभी जेल चल ही रही है, और उसका आप नतीजा आप देख ही रहे हो, रोज कितने मोबाइल फ़ोन अंदर से मिलते हैं, मर्डर हो रहे हैं अंदर, सुसाइड हो रहे हैं। तो अगर आप क्लैरिकल वे से चलाओगे तो ये चीज़ होगी। आपके बच्चों ने देखा है ये सीरीज? हाँ, मेरे साथ ही जब प्रीमियर हुआ था तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन वो तो उनको था, हम तो जानते थे। बट एक अलग फीलिंग होती है ना जब आप मेरी वाइफ जो है वो उस दिन बड़ी हीरोइन बन रही थी। वो कहती देखा है, जो मेरे साथ हुआ है वही यहाँ पे दिखाया है, वो दिखाया भी दिखाया भी वही है जो उसके साथ हुआ है। तो कितना रियलिस्टिक है आप कहोगे वो चीज़? नहीं, काफ़ी रियलिस्टिक है जो इन्होंने सीरीज बनाई है। देखें, अगर आप कहें कि कितनी वो किताब के साथ है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, किताब के साथ तो होगी 35%। अच्छा। पर 55% उन्होंने बातचीत करके या इधर उधर से अपनी एक नॉलेज इकट्ठी करके उसको उन्होंने बनाया। तो 55% वो, 35 और 55 90%, 90% ठीक है। सर इसमें एक बहुत अच्छी और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आपने इसमें मेंशन किया हुआ है। गुरदीप जो थे बग्गा और एक और जो नर्स थी वहाँ पे, उनके जो जिस तरीके से कन्विक्ट्स थे उनके साथ उन्होंने शादी की, तो ये काफ़ी मतलब एक ऐसा एंगल है जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ऐसा भी होता है जेल में। गुरदीप बग्गा के केस में किसी लड़की ने कहा कि वो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, तो उसके लिए उसको रिसर्च के लिए जेल में आना है। हम करते थे, बहुत लोगों को हमने ऐसे अलाउ किया, तो उसको अलाउ किया। तो क्योंकि मैं तो रोज़ कोर्ट निकल जाता था सुबह, तो मैंने गुरदीप बग्गा को कहा कि आप इनकी हेल्प कर दो, क्योंकि जेल के अंदर कोई लड़की अकेली जाएगी तो डरेगी। मैंने कहा आप साथ चले जाना। तो उसके और वो किस केस में अंदर थे? वो मर्डर के केस में थे गुरदीप बग्गा। तो उसको जब कहा कि आप इनके साथ चले जाना, तो वो जो भी उनको जो क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चनर एक बना के दिया था, तो वो उन्होंने प्रिजनर्स वगैरह से भरवाया। तो उसमें गुरदीप बग्गा जी ने पूरी हेल्प की उसकी। तो उसके बाद गुरदीप बग्गा की जो उम्र कैद थी, उम्र कैदी को जो होता है 14 साल तरीकी जो है काटने, तरीकी मीन विदाउट रेमिशन उसको काटने होते हैं। तो उनकी भी जो है बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप सरकार आपकी सज़ा को माफ़ कर दे या राष्ट्रपति आपकी सज़ा को माफ़ कर दे। तो गुरदीप बग्गा की सज़ा को सरकार ने माफ़ कर दिया था। वो कोई मेरे ख्याल उन्होंने 8-9 साल काटे होंगे, उनको निकाल दिया था। तो बाद में मुझे पता लगा, मुझे इनविटेशन आया कि आपने हमारी शादी पे आना है। तो मैंने कहा किससे शादी हो रही है? मुझे पता लगा उसी लड़की से शादी हो रही थी। अच्छा। और अभी भी वो काफ़ी वेल एक फ्लोरिश्ड फैमिली है, शराब का कारोबार करते हैं, वाइन वगैरह बनाते हैं। और उसका मर्डर का केस भी ऐसा ही था कि सिलेंडर लेने गए हुए हाँ, थे। मर्डर का केस भी कोई हैबिचुअल वो नहीं थे उनका, मतलब मर्डर गैर इरादतन हत्या। हाँ, गैर इरादतन हत्या का था। ऐसे ही एक नर्स थी, हमारे यहाँ डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, तो नंबरदार था जो सेवादार था जो हेल्प करता था नर्स को। हमें पता लगा वो बाहर निकली तो उसने शादी कर ली। जब नर्स से, उसी नर्स से शादी कर ली। और वो रेप के केस में कन्विक्ट था? नहीं, वो रेप के केस में नहीं था, वो तो शायद किसी डकैती वगैरह केस में था। वो रेप के केस में दूसरा था। अच्छा। एक रेप के केस में 7 साल की कैद काट के गया था। तो महिला ऑफिसर थी जेल की, तो बस उनका फिर इश्क हो गया और शादी कर ली। अगर आप एक रेपिस्ट से शादी कर रहे हैं जिसको कैद हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि अगर लेडी है, वो लेडी वेल एजुकेटेड है, उसने MCA किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर अगर वो कैदी से शादी कर रही है, जो कि इंसिडेंट रेयर है बेशक, पर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फीमेल स्टाफ जो है उनको एक जो अपनी पर्सनैलिटी डेफिसिट जिसको कहेंगे या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कहेंगे,
उनमें फीमेल स्टाफ में मैंने खास कर देखा है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से जो उनका स्टेटस है वो अपने स्टेटस को नहीं समझ पा रहे। रिसर्चर जो होते हैं, जो सोशल स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, खासकर इस सोसाइटी के एस्पेक्ट्स पे, तो आपको क्या लगता है कि आप चाहते हो कि इस एस्पेक्ट पे रिसर्च होना चाहिए, खासकर जो जेल से रिलेटेड चीज़ें हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जेल जो है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी में तो रिसर्च होना चाहिए। बिल्कुल। एक रिसर्च का ही नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे एक रिसर्चर आया, उसने जो यूथफुल ऑफेंडर हैं उनके ऊपर रिसर्च की 18 से 21 साल के। उसने कहा कि इनमें सोडोमी 80% तक है। रात को जैसे इकट्ठे सोते हैं, तो रात को इकट्ठे सोते हैं तो जो हैबिचुअल प्रिजनर हैं वो जो नए प्रिजनर आते हैं उनको सोडोमाइज करते हैं उनकी मर्जी से या जबरदस्ती। ये तो बहुत हाँ, मतलब तो सुनते हैं, ये तो एक तरीके से क्लीशे बन गया है। उन्होंने जब कहा कि 80% ऐसे होता है तो ये बड़ी अच्छी बात हमें पता लगी। हम तो सोचते थे कि जब सोडोमी का केस कोई पुलिस में दर्ज ही नहीं होता तो सोडोमी होती नहीं है, पर जब उन्होंने बताया 80%, फिर हम लोगों ने कहा कि ये होती है, तो ये इसका मतलब सोडोमी को हम रोकने में कामयाब नहीं रहे। तो इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते कि जो कम से कम ऐसे लोगों को सेपरेट रखा जाए जो वहाँ पे कॉन्विक्ट हैं या जो पहली बार माइनर ऑफेंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए अलग हो? हाँ, इसीलिए जो है जो जितने भी हमारे सेपरेशन जो है ना प्रिजनर्स की बड़ी ज़रूरी है। इसमें आपको हार्डकोर जो क्रिमिनल हैं उनको जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनसे आपको अलग रखना बड़ा ज़रूरी है। वो हमने किया हुआ है। अच्छा, तिहाड़ में होता है ये? हाँ, तिहाड़ में होता है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो होते हैं उनको अलग जेल में रखा जाता है। जो जेल में पुराने हैं तो उनको अलग रखा जाता है, हैबिचुअल को अलग रखा जाता है, गैंगस्टर्स को अलग रखा जाता है। पर उसके बावजूद भी क्या होता है कि जो जवान प्रिजनर हैं उनमें बहुत ये अर्ज होती है, तो वो लोग आपस में मिलजुल इन कोलिजन, या कई बार जो होता है कोई ज़्यादा छोटा बच्चा आ गया तो वो उनको जो है मतलब ज़्यादा देर जेल में रह गया, तो ये सोडोमी होती है बाई कंपल्शन या बाई कंसेंट। उसका नतीजा ये होता है कि अगर हमारे पास केस आ जाए तो हम तो फ़ौरन केस दर्ज करवा देंगे सोडोमी का उसके ऊपर, जिसमें बड़ी सख्त सज़ा होती है। और केस सोडोमी का केस भी प्रूव होता है क्योंकि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पता लग जाएगा। पर जनरली रिपोर्ट इसलिए नहीं करते कि या तो मिले होते हैं या क्योंकि वो दोनों पार्टियां जो उसमें कंसेंट से कर रही होती हैं, तो वो चीज़ बाहर निकलती नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, मैं आपको बताऊं, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 83 या 84 का केस है। उसमें तो यहाँ तक एलिगेशन लगाए हुए थे कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे आ जाते हैं जेल में, अब जज साहब ने तो लिख दिया 18 साल, पर वो असल में 18 साल का नहीं है, 15 साल का है, पर वो पुलिस वालों ने जल्दबाजी में उसको जेल भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंक्वायरी की थी इस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ सामने आई थी कि जो जेल का वार्डन था, जो उस टाइम पे वार्डन था, वो छोटे बच्चों को सोडोमी के लिए इन्फ्लुएंशियल या पॉलिटिकल प्रिजनर्स के पास सोडोमी के लिए भेजता था, पैसे लेता था उसमें। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो उसमें मतलब ये चीज़ ऑन एविडेंस आई उस है टाइम पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये मैं आपको 83 की बात बता रहा हूँ कि उस टाइम पे जो हैबिचुअल प्रिजनर थे, जो सिपाही था जिसकी ड्यूटी थी कि बच्चों के वार्ड पे उनको वो करना, हेडवाटर था उस वार्ड का, मतलब जिसका काम था कि सारे लॉ एंड डिसिप्लिन बना के रखना, वो पैसे के बदले में हैबिचुअल प्रिजनर्स को वो बच्चे सप्लाई करता था। सर, व्हाट इज इट विद पॉलिटिशियंस एंड दिस पेडोफिलिया? मतलब क्यों इतना हम यहाँ पे नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब बाहर भी, यूएस में भी ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है डिस्कशन का। तो ये क्या आपने अपने मतलब लेटर ईयर्स में 2010 के बाद भी क्या आपने इस तरीके की बातें सुनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड अंडर एज किड्स? नहीं, देखें, इन्फ्लुएंशियल के बारे में तो सुनी है, इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर्स के बारे में तो बहुत सुना है कि जो ये वाले गैंगस्टर टाइप लोग होते हैं, दादा टाइप लोग होते हैं, ये छोटी उम्र वालों के उनको यूज़ करते हैं। ये तो बहुत सुना है। बाकी पॉलिटिशियन जो होते हैं
इन लोगों का होता है कि मालिश करवाना, ये जो छोटी उम्र वालों की बात नहीं कर रहे, इवन बड़ी उम्र का भी होगा तो इनकी सेवा करने के लिए वो खुद आगे आते हैं। ऑब्वियस रीज़न है कि बाहर जाके कुछ उनको फेवर मिल जाएगी। सर, चार्ल्स ओबराज के केस में आपने लिखा और हमने इस सीरीज़ में भी देखा कि वो उस लेविश लाइफस्टाइल उसका था, वो आम कैदियों की तरह नहीं रहता था जेल में। और एक बात और भी कि जो उसकी महिला मित्र थी या और भी लोग थे जो उससे मिलने आते थे, तो पार्टियां भी चलती थी, खासकर महिलाएं जो मिलने आती थी। क्या ये जो स्मगलिंग है, वुमेन का मिलने देना यहाँ तक ऐसे क्रिमिनल से जो इन्फ्लुएंशियल है, क्या आपको लगता है कि वो चैप्टर बंद हो गया या आज भी चल रहा है वो? नहीं, चार्ल्स ओबराज का तो एक्सट्रीम में था। उसका तो ये कहते थे कि उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह आती थी तो सुपरिटेंडेंट के एंटी रूम में वो बैठते थे, क्योंकि उसने कुछ उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया हुआ था। वो तो एक्सट्रीम था। पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन आ जाते हैं, मैंने आपको बताया छोटे पॉलिटिशियन को कोई वो इतनी घास नहीं डालते, बड़ा पॉलिटिशियन कोई आ जाए तो उसके उस केस में रूल्स जरूर ट्वीक हो जाते हैं। एक बंदा पॉलिटिशियन आ गया या गैंगस्टर आ गया जो सिस्टम को क्रिपल करते हैं, या पैसे वाला आ गया इस सिस्टम को जो क्रिपल करते हैं, ये लोग एक आम आदमी की तरह रहना नहीं चाहते। ये कहते हैं यार ये तो चीज़ आम आदमी को मिल रही है तो मेरे को भी अगर ये मिल रही है, चाहे अच्छी मिल रही है, पर नहीं, मैंने आम आदमी की तरह तो रहना ही नहीं। वहाँ पे भी वीआईपी ट्रीटमेंट। हाँ, वहाँ पे वो चाहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, या तो पैसे के जोर पे, या रुतबे के जोर पे, या बदमाशी के जोर पे। तो वीआईपी ट्रीटमेंट आप पूछोगे क्या होती है? वीआईपी ट्रीटमेंट होती है कि कोई प्रिजनर आया, वो चाहेगा कि मुझे अलग सेल में रखा जाए, अलग कमरा एक तरह का जैसे होता है, उसी में टॉयलेट बनी हुई है। वो चाहेगा कि और प्रिजनर के कांटेक्ट में ना आए, उसको अलग से सेल में रखा जाए, उसको टीवी दिया जाए, पानी उसका घर से आए, खाना उसका बाहर से आए। फिर उनका होता है कि उनको जब भी कोई मिलने वाला आ रहा है, वो जब जिस टाइम पे आए उस टाइम मिलने दें। अच्छा सर, आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत लोगों ने नहीं पूछा है, 2015 में आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे, वो कहानी बताइए। उस टाइम पे बड़े हाई प्रोफाइल प्रिजनर जो है जेल में थे, सारा श्री, उनको जो फैसिलिटी मिल रही थी उसको वाकई आप कह सकते हैं वीवीआईपी पर्सनैलिटी फैसिलिटी, सब चीज़ें उनको मिल रही थी। तो मेरे से देखा नहीं गया, क्योंकि जो शुरू से मेरा मैं जो है एक लाइजन ऑफिसर का भी काम करता था। एक मीटिंग पॉइंट था कि जहाँ कोर्ट्स भी मेरे ऊपर विश्वास करती थी, वो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन तो विश्वास करता ही था। बहुत सारे केसों में हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि यू आर दी सोल ऑफ तिहाड़, तो आपको हम आत्मा समझते हैं तिहाड़ की। तो इतना वो विश्वास करते थे। मैंने अगर कह दिया कि एक रिपोर्ट दे दी कि ये पिटिशन गलत है, तो मान जाते थे और पिटिशन डिसमिस कर दिया। अगर मैं कह देता था, मैं बड़े जुडिशियस उस वे में, अगर उससे मेरे स्टाफ के ऑफिसर भी मेरे से बिगड़े रहते थे, अगर मैंने कह दिया कि नहीं ये पिटिशन ठीक है, तो कोर्ट उस पर अकॉर्डिंगली डायरेक्शन देती थी। तो एक आप लगा दें, लाइजन मेरा मतलब जुडिशरी ने कुछ भी अगर तिहाड़ में कुछ करना तो जनरली मेरे थ्रू बात करते थे। तो मैंने कहा जब मेरे पे जुडिशरी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करती है, और 82% यहाँ पे प्रिजनर जुडिशल कस्टडी में है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। जब मेरे सामने रूल्स का इतना तगड़ा वायलेशन हो रहा है, तो मैं उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल जी, इनके पास में गया। पहले मैं इनके ऑफिस मिला, एक बिचालू वो थे, तो उनके थ्रू मैं मिला इनको। तो इनको मैंने कहा जाके कि ऐसे ऐसे जेल में हो रहा है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। तो क्योंकि आपका एक ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के ऊपर ही आप चुने गए हो, तो इसलिए मैं आपको बताने आ गया। अगर और कोई होता तो शायद मैं ना आता, आज होते तो शायद ना जाते। तो उसके बाद जो है फिर मैं इन्होंने फिर मुझे अपने घर बुलाया। इनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सुनील जी आप शाम को आ सकते? मैंने कहा मैं आ सकता हूँ। तो मैं शाम को इनके घर भी गया, और शाम को इनके घर पे ये सीएम थे, बिल्कुल जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ। सीएम साहब तक पोस्ट के ऊपर बैठे थे, आलती पालती लगा के, काफ़ी सारे सोफे लगे हुए थे, मेरे साथ जेल मंत्री बैठे हुए थे, ऐसे कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। कौन थे जेल मंत्री उस समय? सत्येंद्र जैन जी। ओके। तो ये बैठे हुए थे। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है पूरी फैसिलिटीज़ इनको दी हुई हैं। क्यों दी हुई हैं? क्योंकि पैसे के बल पे।
पूरा सिस्टम जो है उनके जाके पैरों को हाथ लगाता है। मैंने खुद देखा था डीजी आईजी उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं, अच्छा। क्योंकि मैं घूमता रहता था तो मेरे को भी कई बार सांस ले जाते तो पैरों को हाथ लगा रहे हो, मैं पैरों को हाथ नहीं लगाता था। वो मुझे बड़े गुस्से से देखते थे कि इनका बॉस तो पैरों को हाथ लगा रहा है। तो मुझे बड़ा फील होता था और कई बार ऐसे जाना हुआ। तो मैंने कहा इस तरीके से चल रहा है, और जो चीज़ आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि, या मैं भी सपने में नहीं सोच सकता था कि किसी प्रिजनर को मिलेगी, वो भी चीज़ इनके पास जा रही है। जैसे आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, डब्ल्यू जो भी है, वुमन, ड्रग्स, वुमेन वाइन, सारी चीज़ जो है, ड्रग्स तो वो जब इतना स्टैंडर्ड का आदमी है वो ड्रग नहीं लेगा, वाइन वगैरह और उनके लिए अलग नशा है। अलग वो नशा है। तो मैंने उनको जब बताया तो फिर सोचते रहे, कहते ये तो बड़ा सीरियस वो है। इनफैक्ट जेल मंत्री कहने लगे मैं जानता हूँ कि ये ऑफिसर जो बड़ा करप्ट है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्योंकि यहाँ किया हुआ है तो हम उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। मैंने कहा आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप कम से कम रूल तो एनफोर्स करवा सकते हो, आप जेल मंत्री हो, आप चीफ मिनिस्टर हो। कहते हैं क्या करें? मैंने कहा आप कभी भी आओ, शाम को आओ, जाके छापा मारो। पहले मुझे कहते हैं कि आप कोई वीडियो बनाओ और हमें भेज दो। मैंने कहा आप मेरी वीडियो के ऊपर आप विश्वास कर लोगे? आप खुद जाओ वहाँ पे, आप कोई आपका ऑफिसर जाए, जनरली हम जेलों में देखते हैं छापे पड़ते रहते हैं और ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं। आप जाके छापा मारोगे, आपको सब चीज़ मिल जाएगी। तो फिर मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, या सत्येंद्र जैन जी ने कहा जो जेल मंत्री थे, कि यार तुम बताओ, तुम कह रहे हो कि छापा मारो, हम छापा मारे सब चीज़ मिल जाती है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, फिर तो सुप्रीम फंस जाएगा, तुम जिसका नाम ले रहे हो वो थोड़ी फंसेगा। मैंने कहा फर्दर इंक्वायरी करोगे तो वो सुप्रीम बता देगा कि वो क्यों दे रहा है। तो खैर वो बात मैं करके आ गया। 1.5-2 घंटे में इनके घर बैठा, उससे पहले ऑफिस में भी 1.5-2 घंटे बैठा। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट हुआ ये, रेड भी नहीं पड़ी, कोई रेड नहीं पड़ी। हुआ ये कि मुझे एक चार्जशीट मिल गई, मुझे सरकार ने एक चार्जशीट दे दी। जब मैं रिटायर हो रहा था, रिटायरमेंट के 1 हफ्ता पहले मुझे चार्जशीट दे दी कि तुमने 2010 में, मतलब आप लगाओ कि 6 साल पहले, कि आपने कोई कोर्स करवाया था, उसमें आपने एक प्रोजेक्टर और लैपटॉप खरीदा था, तो उसमें आपको चाहिए थी आईटी डिपार्टमेंट दिल्ली का जो है उससे परमिशन लेना, आपने परमिशन नहीं ली थी, इसलिए उन्होंने मेरे को चार्जशीट इशू कर दी। जबकि मैंने ना लैपटॉप खरीदा, ना मैंने प्रोजेक्टर खरीदा। जो खरीदा वो उस टाइम के जो डीजी थे उन्होंने खरीदा, उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ था, अपने हाथ से उन्होंने सारी कोटेशन काल की वो किया, कोई गड़बड़ नहीं थी उसमें। उन्होंने बड़े अच्छे उसके लिए खरीदा था कि ताकि वार्डर्स, क्योंकि वार्डर्स की ट्रेनिंग का इंचार्ज मैं होता था, तो उसमें जब प्रोजेक्टर आपके पास होगा, आपके पास स्क्रीन होगी, तो आप अच्छे तरीके से उनको तो पढ़ा सकते हो। इस पूरे केस में किसने मतलब ये किया ये सब आपके खिलाफ? जो भी उस टाइम पे डीजी थे, जो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर भी बने, कमिश्नर भी बने। अस्थाना नहीं, सीबीआई के डायरेक्टर भी बने, कमिश्नर पुलिस भी थे, आलोक वर्मा। ओके। तो आलोक वर्मा जी ने मुझे कहा ऑफिस में, तुमने ठीक नहीं किया, मतलब चार्जशीट मिलने आपने ठीक नहीं किया उनके पास जाके। अच्छा, उनको पता चल गया कि, हाँ, उनको ये इन्होंने बता दी, जब एक्शन नहीं लिया इसका मतलब उन्होंने बता दिया, एक्शन भी तो कोई नहीं लिया ना उसके ऊपर। तो फिर पता कैसे चला? हाँ, तो मुझे क्या तुमने ठीक नहीं किया, तुमने उस गरीब आदमी को फंसा दिया। कौन गरीब आदमी? वो जिसको फैसिलिटी दे रहे थे। सुब्रता रॉय गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी मतलब जो प्रिजनर की बात कर रहा हूँ मैं, जो जिसने सारी फैसिलिटी खरीदी हुई थी। तो वो गरीब कैसे हो गया? हाँ, वो डीजी मुझे कहते हैं तुमने उस गरीब आदमी को फंसा दिया, मतलब उसको कुछ पैसे वगैरह उसके देने पड़े। जो मेरे को डीजी ने कहा, मुझे नहीं तो कहाँ पता लगता, तब तक मुझे चार्जशीट वगैरह नहीं मिली थी। अब देखें, इनसे पहले कमिश्नर थे, बसी साहब कमिश्नर थे इनसे आलोक, उन्होंने इनके कुछ एक एमएलए गिरफ्तार किए थे, तो उसमें ये उनको बहुत गालियाँ निकालते थे, बसी साहब को कहते थे ये मोस्ट करप्ट ऑफिसर। पर जब ये आलोक वर्मा जी बने कमिश्नर, उन्होंने इतने सारे, आलोक वर्मा जी ने इनके एमएलए गिरफ्तार किए, एक बार भी इन्होंने उसको कोसा नहीं, बल्कि अप्रिशिएट करते रहे। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि सुनील गुप्ता जी, आपने जो इनकी दोस्ती करवाई है ना, वो काम आ रही है।
पीछे से गेम हो गया, फैसिलिटीज वहां पहुंच रही थी तो वहां पे भी पहुंच जो मतलब ये चीजें हैं जिसने कि हमारे समाज को खोखला किया हुआ है। तो सही। और मैं भी समझ सकता था, मैं भी कोई बच्चा तो था नहीं। मैं इतनी देर तक, आप लगाएं 20 साल तक, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा 20 साल तक मैं लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइजर और प्रेस ऑफिसर रहा हूँ जेल का। तो मैं भी समझ रहा था क्या हो रहा है। तो जब आप बोल तो इट्स होपलेस, तो मतलब फिर हाँ, तो फिर मैं समझ गया था क्या बात है, पर क्या करें, समाज ऐसा है, मतलब हर इंस्टीट्यूशन ऐसी हो रही है। अब आप देखें, चार्जशीट दी इन्होंने, चार्जशीट की 2016 में इंक्वायरी हुई है। 2016 में इन्होंने चार्जशीट दी है जब मैं रिटायर हो रहा था। 2017 में जवाब वगैरह लेके 2017 में इन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर बिठाया है। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी है। क्योंकि इतने सिली वो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए थे, वो तो मतलब एक चपरासी के ऊपर भी लगा दो उसके ऊपर भी प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि कानून ये कहता है कि रूल की नॉलेज जो है सबको होनी चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। पर जब रूल पोजीशन आपकी कहती है कि इस चीज़ के लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, आपने उस चीज़ को दरअंदाज करते हुए एक ऐसे बंदे को चार्जशीट दे दी जिसका कि उसका दूर दूर तक जो है रूल्स, जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, उसको दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। सही बात। तो उसके बाद जो है इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्जोनेट कर दिया। पर जो आप देखें कि जो 6 साल तक इन्होंने मुझे मेंटल टार्चर किया, मेरी गृहस्थी को डिस्टर्ब किया, बच्चों की शादी करनी होती है, घर बनाना होता है अपना, 6 साल तक पूरा डिस्टर्ब किया। और 6 साल के बाद इन्होंने, क्योंकि केस कोई प्रूव होता ही नहीं था, तो 2022 में इन्होंने मेरा केस जो है विड्रॉ कर लिया, एक्जोनेट कर दिया मुझे। अब आप ये देखो ना, जो नॉर्मल जैसे जो आप जैसे काम कर रहे हैं, जो मतलब रिश्वत ले रहे हैं, जो सारे काम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं, दे आर मच बेटर। उनको क्या टेंशन है? और वो तो उनको कोई टेंशन भी नहीं होती। उनको ये पता होता है कि वो कुछ भी करेंगे, किसी से 1 करोड़ रुपए भी ले लेंगे, उनके ऊपर एक्शन कोई होना नहीं, क्योंकि उसकी एक बूटी जो है वो वहां भी पहुंचा देंगे। तो वो टैक्स पे कर रखा है पहले ही। पर मैं ईश्वर में ना, मेरी बड़ी तकड़ी आस्था है, बहुत तकड़ी आस्था है ईश्वर में मेरी। हमारी बड़ी रिलीजियस फैमिली है हमारी। हमारे घर हवन होता था रोज, सीरीज में भी दिखाया है। और मेरा शुरू में होता था, मेरा शुरू से ये मानना था कि अगर आप निर्दोष हो और आपके ऊपर कोई एक्शन ले रहा है, तो भगवान, बेशक आप ना भी चाहो कि उसका बुरा हो, भगवान उसका बुरा जरूर करता है, अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है आपको। आप देखें, मैं नहीं चाहता था कि जिन ने परेशान किया था उनके साथ, सब बड़े नामी ग्रामी नाम थे, उनके साथ जो है अपने अपने तरीके से, आप अखबार में पढ़ना, हर एक के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। नौकरी नहीं कर पाए ठीक तरीके से, मर गए या कुछ हो गया, कर्मा। सर फैंटास्टिक डिस्कशन, मतलब बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। और आई होप कि आपको भी आया हो। बिल्कुल। मुझे ये बुक भी बहुत पसंद आई, और मतलब बहुत ईगरली हम वेट कर रहे हैं कि ब्लैक वारंट के जो नेक्स्ट सीरीज का सीजन है वो आएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो मैं नेक्स्ट सीजन में कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें आए, ताकि पब्लिक को जो है, मैंने पहले सीजन में कुछ बात तो मैंने बताई है पब्लिक को, अपनी जो रिलीजियस आस्था बताई है उनको, आगे बताऊंगा किस तरीके से जो है, जो आप कर्म करोगे उसका रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। वो एवोल्यूशन जो है वो जरूरी दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो मोरालिटी जो आपने कहा समाज में खत्म हो रही है, बिल्कुल, उसको कहीं ना कहीं एक एलिमेंट तो आए, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिनेमा की भी बनती है। बिल्कुल बनेगी इसमें। आप देखना जब भगवान ने इतनी बड़ी सीरीज बना दी है, मैं तो समझता नहीं कि मैंने कोई इतने बड़े काम किए, पर अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो अगले सीजन आएंगे इसमें जो बनाने वाले उनकी हिम्मत भी रहे। नहीं, इसमें देखो क्या है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं मेरी किताब से अलग होने की। किताब में मैंने जो लिखा है वो तो उनको बताना ही पड़ेगा, और फिर उसको जो सप्लीमेंट करना है वही चीजें सप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। इन्होंने पहले भी जो सप्लीमेंट किया, मैंने आपको बताया 35% किताब का, 55% जो उन्होंने सप्लीमेंट किया है। तब भी अगर ये 55% सप्लीमेंट करते हैं, ये सारी बातें आएंगी और पक्का डालूंगा मैं। ट्रू सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर। नमस्ते।